नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सबसे पहले लेते हैं आज की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिखाया आईना, नहीं लगाई मीडिया पर बंदिशें। कर्नाटक में ऑक्सीजन की कमी से 24 की मौत, विपक्ष ने कहा आपराधिक लापरवाही। दूसरी लहर के पहले सरकार थी लापरवाह, पुराने इंतजाम भी कर दिए थे खत्म। पूनावाला ने कहा जुलाई तक रहेगी टीकों की कमी, केंद्र ने समय पर नहीं दिया ऑर्डर। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से हिंसा का दौर, 4 लोगों की हो चुकी है मौत। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया का मुंह बंद करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि प्रेस लोकतंत्र का पहरेदार है और अदालत में हो रही सुनवाई की खबर देने से इसे रोका नहीं जा सकता। अदालत केंद्रीय चुनाव आयोग की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणियों की खबरें प्रकाशित होने से उसकी छवि खराब हुई है, लिहाजा अदालत में की गई मौखिक टिप्पणियों से जुड़ी खबरें छापे जाने से रोका जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के मौतों के लिए चुनाव आयोग पर शायद हत्या का मामला चलना चाहिए। चुनाव आयोग इससे परेशान है और इसने इसका खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मीडिया ताकतवर है और अदालत में जो होता है उसकी खबर देता है। सिर्फ हमारे फैसले ही नहीं बल्कि सवाल जवाब और अदालत में होने वाली बातचीत भी नागरिकों के काम की चीजें हैं। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि टिप्पणियों की रिपोर्टिंग ही ना हो। तो चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वाह नहीं किया। चुनाव आयोग ने चुनाव रैलियों पर किसी तरह की जो प्रोटोकॉल है उसको इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं की। बड़ी बड़ी रैलियां होती रहीं, लाखों की तादाद में लोग जुटते रहे और उसने कोई कदम नहीं उठाया। इससे तमाम कोर्ट नाराज थे। कोलकाता हाई कोर्ट भी नाराज था, मद्रास हाई कोर्ट भी नाराज था। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जो आपने किया है उसके लिए आप पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए और ये बहुत ही पूरे मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग हुई थी। जाहिर है कि चुनाव आयोग को तब होश आया, तब उस अपनी छवि की चिंता हुई, तब तक वो केंचुआ की तरह व्यवहार करता रहा, केंद्र सरकार के निर्देशों पर काम करता रहा, उसके हिसाब से शेड्यूल बनाता रहा, उसके हिसाब से फैसले सुनाता रहा, उसके हिसाब से दूसरे दलों को परेशान करता रहा और सत्तारूढ़ दल को खास सुविधाएं उसके साथ पक्षपात करता रहा। तो जब ये सब हो रहा था तब उसे अपनी छवि की चिंता नहीं आई, लेकिन जब मद्रास हाई कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी कर दी तो अचानक उसे लगा कि उसकी छवि खराब हो रही है और वो पहुंच गया मद्रास हाई कोर्ट। लेकर पहले पहुंचा था याचिका, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उसको सुनने से ही इनकार कर दिया था और तब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और वहां जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अभी हम समझते हैं उन बहुत ही चुनिंदा जजों में हैं जो सही फैसले दे रहे हैं। इन फैसलों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि चारों तरफ जब सरकार का दबाव बढ़ रहा है तब मीडिया को थोड़ा सा सांस लेने की जगह मिल रही है और ये जो बंदिशें नहीं लगाकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आया है और इसका चुनाव आयोग को अब अंतर मंथन करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए और सत्ता की चाकरी करने के बजाय जो भूमिका संविधान ने उसको दी है उस पर उसको ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। लेकिन वो तो कठपुतली की तरह काम कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि ये जो याचिका है ये भी सुप्रीम को चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के इशारे पर ही दायर की है, क्योंकि जो तर्क दिए थे इसके पहले कोर्ट में चुनाव आयोग ने कि रैलियां होने से कोरोना नहीं फैला है, नहीं तो दूसरे राज्यों में जहां चुनाव नहीं हो रहे वहां क्यों कोरोना फैल रहा, ये कुतर्क केंद्र सरकार के मंत्री देते रहे। खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया था। तो केंद्र की जुबान में चुनाव आयोग बोल रहा था हाई कोर्ट में भी, और केंद्र के निर्देश पर ऐसा माना जा सकता है क्योंकि लाइन वही है, वो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट गया। लेकिन ये अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे आईना दिखा दिया कि देख लो चुनाव आयोग
तुम्हारा चेहरा ये है और तुम मीडिया पर बंदिश लगाने के बारे में न सोचो। ये जो आलोचना हो रही है, जो रिपोर्टिंग हो रही है, उसको सही संदर्भ में समझो और अपने रवैये को बदलो। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा था कि मौजूदा चुनाव आयोग सेशन के समय के चुनाव आयोग का 10% भी नहीं है और हमको आप सेशन बनने के लिए बाध्य मत कीजिए। ये बहुत साफ इशारा था कि चुनाव आयोग बदले, लेकिन चुनाव आयोग बदलने को तैयार नहीं है। वहां पर इस तरह की नियुक्तियां केंद्र सरकार कर रही है, जो रीढ़ विहीन लोग हैं उनसे आप बदलाव की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। कर्नाटक के चामराजनगर स्थित एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 2 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई है। इन मौतों से सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और इस पर कैबिनेट की बैठक भी मंगलवार को बुलाई गई है। अस्पताल के एक अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा कि रविवार की रात 12 बजे से 2 बजे के बीच ऑक्सीजन का दबाव कम हो गया, क्योंकि उस दिन ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई थी। उस समय वहां 144 मरीजों का इलाज चल रहा था, जिसमें 23 कोरोना से संक्रमित थे। मरने वालों में कुछ को कोरोना था। कर्नाटक के विपक्ष ने इस पर सरकार को निशाने पर लिया है और उस पर झूठ बोलने और आपराधिक लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के नेता डी.के. शिव कुमार ने ट्वीट करके कहा कि आपराधिक अनदेखी के कारण कर्नाटक में 24 लोगों की मौतें हुई हैं। तो निश्चित रूप से इसमें बेशक बिला शक आप कह सकते हैं कि ये आपराधिक लापरवाही है। इतने सारे लोगों की जानें, राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई पर ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की। जाहिर है उसी की वजह से ये नौबत आई, इतने लोगों की जानें गई। और ये जानें दिल्ली में, अभी आपको हमने बताया था 1-2 दिन पहले कि बत्रा हॉस्पिटल में भी जानें गई थी, मूलचंद गंगाराम हॉस्पिटल में भी गई थी, मेरठ और कई उत्तर प्रदेश के शहरों में गई हैं। तो केंद्र सरकार जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जिम्मेदार है, और इन राज्यों की सरकारें, मध्य प्रदेश में भी हुई हैं, भोपाल में, शहडोल में, कई जगह इस तरह की मौतें हुई हैं। तो जो राज्य सरकारें हैं वो भी जिम्मेदार हैं। दोनों ने लापरवाही की है और ये एक आपराधिक लापरवाही है। इन सरकारों पर मुकदमा चलना चाहिए। इन मौतों के लिए इनके परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। इस दिशा में तमाम राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए, कोर्ट को आना चाहिए, सुओ मोटो खुद ब खुद संज्ञान लेकर सरकार को आदेश देना चाहिए। बल्कि अभी हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तरह का इशारा भी किया था कि ये मुआवजे के हकदार हैं, क्योंकि ये सरकारी लापरवाही से इनकी जानें गई हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है और उसके लिए उसको दंडित भी किया जाना चाहिए, और जो बेवजह मारे जा रहे हैं उनको इसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। हालांकि जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जो जानें जा रही हैं उनके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। उनके जो पालन पोषण है, जीवन यापन है, उसके लिए धन की जरूरत होती है और एक सपोर्ट होता है। और ये एक तरह का दंड भी होता है सरकार को, सत्ता को, कि अगर वो इस तरह के व्यवहार करेगी तो उसे मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये होना चाहिए। इस आपराधिक लापरवाही को यूं ही जाने नहीं देना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जब कोरोना की दूसरी लहर आने वाली थी, उसी वक्त देश में अस्पतालों को मजबूत करने की बात तो दूर, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में भारी गिरावट कर दी गई। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर से जनवरी तक ऑक्सीजन समर्थित बेड, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की मात्रा में बड़ी संख्या में कटौती की गई। सितंबर में जो पहली लहर आई थी वो पीक पर थी और जनवरी तक वो खत्म हुई है और जनवरी के बाद फिर दूसरी लहर शुरू हो गई है। तो ये पूरा जो समय था, उस समय सरकार ने क्या क्या लापरवाही की, जरा सुन लीजिए। आंकड़ों के अनुसार 22 सितंबर 2020 को भारत के पास 2,47,972 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड थे, जो कि 28 जनवरी 2021 तक कम होकर 1,57,344 रह गए। मतलब लगभग 1 लाख जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड थे उनको कम कर दिया गया, यानी 36.54% की खुली कटौती कर दी गई। इसके अलावा कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू बेड की संख्या में भी 46% की कमी की गई। इनकी संख्या 22 सितंबर को 66,638 थी, जो 28 जनवरी को 36,008 कर दी गई। यही नहीं, दिसंबर में वेंटिलेटर जहां 33,024 थे, वो 28 जनवरी को
23,618 ही रह गए। इनमें भी 28% की कमी कर देगी। हालांकि कुछ राज्यों जैसे तेलंगाना, त्रिपुरा, अरुणाचल, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेडों की संख्या में इस दौरान भी बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन बड़े राज्य जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल में भारी संख्या में कटौती की गई। इसके अलावा दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी कटौती की गई। इन्हीं कटौती की वजह से लोग आज अस्पतालों, बेड, ऑक्सीजन आदि के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये पूरी सरकारों का रवैया था। एक सरकार, केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं रखा कि ये जो लहर है ये गई नहीं है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। उसने अपनी तरफ से ये एक तरह से मान लिया कि अब कोरोना खत्म हो गया, दोबारा नहीं आएगा, अपनी पीठ ठोकी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री ने अपने मियाँ मिट्ठू बने, अपनी तारीफ की, दुनिया को सबक सिखाने लगे कि भारत सरकार ने देखिए क्या क्या किया, खुद विश्व गुरु बनने पर आमादा हो गए। लेकिन ये जो चीजें उन्होंने की, इसने पूरे देश को एक महासंकट में झोंक दिया। और केवल यही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे कदम सरकार ने उठाए हैं जिनसे जो आज हम कोरोना की स्थिति बिगड़ती हुई देख रहे हैं वो उसके लिए जिम्मेदार है। उसने समय पर वेंटिलेटर नहीं खरीदे, समय पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए, समय पर लॉकडाउन नहीं किया, समय पर दूसरे वेव को समझने की चेतावनी मिलने के बावजूद कदम नहीं उठाए। तो इस सरकार ने हर मोर्चे पर, हर स्तर पर गवर्नेंस में अपनी जो नाकामी है, अक्षमता है, उसका प्रदर्शन किया। और शायद इसकी एक बड़ी वजह यह रही हो कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार और बीजेपी सत्ता हथियाने की चक्कर में बंगाल, असम और 5 राज्यों के चुनाव के लिए खामोश रह रही थी कि यहाँ पहले चुनाव हो जाने दो, हरिद्वार में कुंभ भी हो जाए और तमाम चीज़ें हो जाएं और तमाम फायदे उठा लिए जाएं। और इसलिए इस तरफ से आंखें बंद कर ली। और जब ये अलार्मिंग सिचुएशन आ गई तब जाके अभी भी चेते नहीं हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अभी मैं आपको एक रिपोर्ट और बताऊंगा जो ये साबित करती है कि ये सरकार कितनी लापरवाही थी, कितनी इसकी दूरदृष्टि का अभाव है इस सरकार के मुखिया में और सरकार में। तो ये जो पूरा बोलते हैं मैन मेड डिजास्टर, ये मोदी मेड डिजास्टर है। ये त्रासदी जो है प्रधानमंत्री मोदी की बनाई हुई है और इसीलिए पूरा देश इसकी गिरफ्त में है। अगली खबर लीजिए। ऐसे समय जब पहले से तय कार्यक्रम के अलावा अब 18 से 44 साल की उम्र के लगभग 59 करोड़ लोगों को, पहले 30 करोड़ लोग थे और ये 59 करोड़ और उसमें जोड़ दीजिए, कोरोना टीका देने का अतिरिक्त बोझ देश पर आ चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख आदार पूनावाला ने साफ कह दिया है कि जुलाई तक भारत में कोरोना की टीके की किल्लत बनी रहेगी, क्योंकि उन्हें पहले से इसका अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में कोरोना टीकों की यकायक जरूरत होगी। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में पूनावाले ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट में जुलाई महीने में कोरोना टीके का उत्पादन 6-7 करोड़ प्रति महीने से बढ़ाकर 10 करोड़ टीके प्रति महीने कर दिया जाएगा। इस अखबार के अनुसार पूनावाले ने कहा कि लोगों को ये लगने लगा था कि भारत में कोरोना संकट खत्म हो गया, क्योंकि जनवरी में कोरोना के मामले कम होने लगे थे। किसी को ये अनुमान नहीं था कि ये लौटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने उनकी कंपनी को कोरोना टीके अधिक संख्या में बनाने का ऑर्डर नहीं दिया और ये अनुमान नहीं था कि साल में 1 अरब से ज्यादा कोरोना टीका की खुराकें बनानी पड़ेंगी। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किसी का नाम नहीं लिया, पर समझा जाता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार ने उन्हें कोरोना टीके के नए ऑर्डर नहीं दिए थे, इस कारण टीके नहीं लगे। दूसरी ओर सीरम इंस्टीट्यूट ब्रिटेन में कोरोना टीका का प्राण लगाने जा रहा है। पूनावाला ने फाइनेंशियल टाइम्स से इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि साझेदारों और दूसरे लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। तो पूनावाला को लेकर आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी कि वो भारत छोड़कर चले गए हैं, लंदन में हैं और नहीं लौटेंगे वगैरह वगैरह। उनकी जान को खतरा है, उन्हें धमकी मिली है। जो बिजनेस टाइकून हैं, बड़े उद्योगपति घराने हैं और जो राज्य सरकारें हैं या सरकार में बैठे बहुत सारे मंत्री गण, अफसरगण हैं, उनकी तरफ से धमकियां मिली हैं, जिसकी वजह से उनको देश छोड़कर लंदन जाना पड़ा है। इस सब से निकल कर भाग गए हैं वो एक तरह से। तो लेकिन वहाँ उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स से जो बातें कही हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि इस सरकार में किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि दूसरी वेव आनी पड़ेगी, आने वाली है।
दूसरी बात यह है कि टीके हमें लगवाने हैं, 130 करोड़ लोगों को टीके लगवाने हैं और वो 130 करोड़ यानी 260 करोड़ डोज खुराक चाहिए होंगी और कम समय में चाहिए होंगी। इसके लिए समय पर ऑर्डर दिए जाएं ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बनाने वाली कंपनियां हैं, वो अपना काम तेजी से कर सकें। लेकिन सरकार सोई रही, क्योंकि उसे तो चुनाव लड़ने की पड़ी थी, उसे तो हरिद्वार की पड़ी थी, तो वो इस तरफ से लापरवाही थी या फिर उसकी समझदारी में ये चीज़ नहीं थी। वो प्रशासन शासन को समझती नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को चुनाव का गणित ज़्यादा समझ में आता है और बड़ी बड़ी भीड़ें देखने का शौक उन्हें बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये जो श्मशान और कब्रिस्तानों में लाइन लगी हुई है, ये देखकर भी शायद वो खुश हो रहे होंगे। ना हो रहे हों तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इनका एटीट्यूड रहा है जो पूरे इस दौरान निकलकर सामने आया है। सवाल उठता है, अभी सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 28 अप्रैल को ऑर्डर दिया गया। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री इसके पहले घोषणा कर चुके हैं कि 1 मई से हम 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका देंगे और उसका ऑर्डर भी नहीं गया था। इसी तरह से दूसरी कंपनी को भी किया गया होगा। तो कोई तैयारी नहीं होती इस सरकार में। ये सरकार जब आग लगती है तब कुआं खोदने लगती है और उसकी वजह से आग फैलती चली जाती है। और ये आग कोरोना की हम देख रहे हैं कि पूरे देश में फैल चुकी है। लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, लाखों लोग। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो आधे अधूरे छुपाए हुए आंकड़े हैं। अगर 4 लाख आ रहे हैं तो आप इसमें आसानी से 10 का गुणा कर दीजिए, 40 लाख से कम संख्या नहीं होगी। मरने वालों की तादाद भी अगर 3,500 बताई जा रही तो 35,000 से कम नहीं होगी। तो ये बड़े पैमाने पर फैल चुकी है, लेकिन हमारी सरकारें दबा रही हैं। केंद्र सरकार भी अपना रवैया उसका बदलने वाला नहीं है। वो न तो विपक्षी दलों से सलाह करती है, न एक्सपर्ट की सुनती है, और इसलिए इस तरह की समस्याएं मुंह बांकर सामने खड़ी हो जाती हैं। और फिर जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उसमें, अब तो इसमें कोरोना में तो बड़े बड़े लोग उसके शिकार हो रहे हैं, शक्तिशाली लोग भी शिकार हो रहे हैं, रसूख वाले भी परेशान हो रहे हैं। बहरहाल आज की अंतिम खबर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद हुई हिंसा में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें दक्षिण 23 परगना नदिया में बीजेपी के कार्यकर्ता, वर्धमान में टीएमसी और उत्तर 24 परगना में आईएसएफ के कार्यकर्ता की जान चली गई है। बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही हिंसा हो रही है। इसके अलावा सोमवार को नंदीग्राम में भी हंगामा हुआ है। नंदीग्राम में बीजेपी के दफ्तर को तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। इसके अलावा दफ्तर को आग के हवाले करने की कोशिश भी की गई बताया जाता है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर ही नहीं बल्कि यहां पर कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़, आगजनी की कोशिश भी की है। इन सारी घटनाओं के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। बता दें कि बंगाल में तो टीएमसी जीत गई है, लेकिन नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने बहुत ही कम अंतर से हरा दिया है और उसके बाद से इस इलाके में तनाव बना हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि टीएमसी का एक चरित्र रहा है, गुंडागर्दी का चरित्र रहा है। उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो कैडर हैं, निचले स्तर के नेता हैं, इस तरह की हिंसा में लिप्त रहे हैं, पहले भी लिप्त रहे हैं। और लगातार वहाँ जो कांग्रेस के हैं, वामपंथी दलों के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन पर लगातार हमले होते रहे हैं। बल्कि पंचायत चुनाव में तो उनको चुनाव लड़ने तक से रोका जाता रहा। तो एक अलग तरह का आतंक ममता बनर्जी के 10 साल के शासन में पैदा हुआ है और वो हमें अब चुनाव के बाद भी दिखलाई दे रहा है। ये एक वार्निंग है। ठीक है, ममता बनर्जी एक विशाल बहुमत से जीतकर आ गई हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि राज्य में इस तरह की जो राजनीतिक हिंसा है उस पर लगाम लगाएं, अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर लगाम लगाएं कि इस सब से वो हारते हारते बची हैं। अगर मतदाताओं में गुस्सा था और उसने बीजेपी जैसी नई नवेली पार्टी को 70-75 से ज़्यादा सीटें दे दी हैं, तो इसीलिए कि ये जो ममता बनर्जी की पार्टी की जो गुंडई संस्कृति है उसने वहाँ के लोगों को निराश कर रखा था। एक बड़े वर्ग को आपको 50% वोट मिले हैं, लेकिन 50% वोट नहीं भी मिले हैं। ये भी इसको ध्यान में रखना चाहिए ममता बनर्जी को। और ये जो राजनीतिक संस्कृति हिंसा की है उसको रोकना चाहिए। आगे जितनी हिंसा होगी उतना ही उनकी सत्ता डावाडोल होगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वो फिर
हालात बिगाड़ने की कोशिश भी करेगी। राज्यपाल भी इस तरह की कोशिश वहाँ लगातार करते ही रहे हैं और बीजेपी की जो स्ट्रेंथ बढ़ी है, उसके हौसले बढ़े हैं, तो वो भी अस्थिरता पैदा करने के लिए तमाम कोशिशें करेगी और इसमें वो उस ट्रैप में आ सकती हैं और उसके नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। तो बहरहाल ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि आज का सुनिए सच आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।